तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज हम लोग हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 को करने वाले हैं, आईसीएसई क्लास 10, जिसमें फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का जो पॉलिटिकल कॉज है उसको हम लोग कर रहे हैं। पॉलिटिकल कॉज के अंदर 2 या 3 चीज पहले और सेकंड लेक्चर में मैंने बता दिया है। अब लेक्चर 3 के अंदर आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का एक मेजर कॉज बना। कैसे कॉज बना, चलिए उसको जानने का ट्राई करते हैं। देखो, डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग, अगर मान लो कोई इंडिया का रूलर है, उसकी एक वाइफ है, अगर उसकी सन, अगर कोई इंडियन रूलर है, उसका एक वाइफ है, उसका कोई सन नहीं रहता है, यानी कोई हेयर नहीं रहता है या फिर सक्सेसर नहीं रहता है, और वो मर जाता है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग जो इंडियन टेरिटरी है, डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग जो इंडियन टेरिटरी है, ब्रिटिश टेरिटरी के साथ एड ऑन कर लिया जाता था। अब 1853 में क्या हुआ कि जो झांसी का राजा है, 1853 में द रूलर ऑफ द झांसी मर गया, लेकिन उसका कोई हेयर नहीं था, जिसके कारण डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग, और जो झांसी का रूलर था उसका अपना सन नहीं था, वह एडॉप्टेड सन था, आनंद राव। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी एडॉप्टेड सन इंडिया के किसी टेरिटरी का रूलर नहीं बन सकता है। अगर नेचुरल हेयर रहेगा तो ही बन सकता है रूलर या किंग, लेकिन आनंद राव एडॉप्टेड सन होने के कारण वह अब इंडिया के किसी टेरिटरी या झांसी का रूलर बिल्कुल नहीं बन सकता है। देखो, इस कारण झांसी की रानी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे मना कर दिया, इसके कारण झांसी की रानी रिवॉल्ट कर देती है 1857 का। देखो, डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स का यूज करके बहुत सारे इंडियन टेरिटरी को ब्रिटिश टेरिटरी के साथ मिला लिया जाता था, जैसे सतारा, संबलपुर, उदयपुर और नागपुर। ऐसे बहुत सारे इंडियन स्टेट को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के हेल्प से ब्रिटिश टेरिटरी के साथ मिला दिया जाता था। तो यही है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। देखो, बहादुर शाह जफर के अगेंस्ट कैसे ब्रिटिशों ने बहादुर शाह जफर के अगेंस्ट कैसे ब्रिटिशों ने उनके साथ कैसे ट्रीटमेंट किया। सो मुगल आखिरी मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर थे। अब उनको प्रोटेक्शन देती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रोटेक्शन के साथ साथ उनको पेंशन भी देती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब धीरे धीरे क्या होता है, 1856 में लॉर्ड कैनिंग 1856 में लॉर्ड कैनिंग ये अनाउंस कर देता है कि जो बहादुर शाह जफर का नेचुरल हेयर है, अब अगला किंग नहीं बनेगा इंडिया का या फिर दिल्ली दिल्ली का। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ये अनाउंस कर देता है कि बहादुर शाह जफर का जो अगला प्रिंस है, अगला जो बेटा है, वो हेयर या सक्सेसर नहीं बनेगा, उत्तराधिकार नहीं बनेगा दिल्ली का। और जो कॉइन है, जो दिल्ली के अंदर कॉइन चलता है, कॉइन से मुगल किंग को बिल्कुल रिमूव कर दिया, जिसके कारण जितने भी मुसलमान लोग थे, जितने भी मुस्लिम लोग थे, वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट हो गए, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक मेजर कॉज बना। सो इसको और एक बार समझने का ट्राई करते हैं। देखो, बहादुर शाह जफर मुगल एम्पायर क्या कहते थे, मुगल एम्पायर को प्रोटेक्शन देती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, साथ ही साथ मुगल एम्पायर को कोई पेंशन भी देती थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर को पेंशन देने से मना कर दिया। अब उसका जो रेसिडेंट है वो लाल किले से कुतुब मीनार शिफ्ट कर दिया गया, जिसके कारण सभी मुसलमान उसके अगेंस्ट हो गए। साथ ही साथ कोयन से मुगल किंग जो था उसको रिमूव कर दिया गया। और जो 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने यह अनाउंस कर दिया कि बहादुर शाह जफर का जो अपना हेयर है वो अब अगला दिल्ली का किंग नहीं बनेगा, जिसके कारण सभी मुसलमान या सभी मुस्लिम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट हो गए। ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का मेजर कॉज बना। तो आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं और पॉलिटिकल कॉज के अंदर नाना साहेब के साथ कैसा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रीटमेंट किया, इसके बारे में जानने का ट्राई करते हैं। देखो, जो नाना साहेब थे, बाजीराव टू का एडॉप्टेड सन थे। ठीक है, जो बाजीराव टू थे उसका एडॉप्टेड सन कौन थे, नाना साहेब। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाना साहेब को या नाना साहेब को मराठा एम्पायर का किंग बनने से मना कर दिया। उसके बाद उन्हें कानपुर भेज दिया, पुणे से बिल्कुल कानपुर भेज दिया। कानपुर भेजने के बाद उनको पेंशन देती थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उनको पेंशन भी बंद कर दी। पेंशन भी बस बंद होने के कारण वे जो नाना साहेब थे, वे जो मराठा एम्पायर का इनहेरेंट पैसा है उसका यूज करके इंडिया के अलग अलग पार्ट में इंफॉर्मेशन भेज देता है कि अब 1850 से अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट वॉर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, रिवॉल्ट करना बहुत जरूरी है। अब 1850 अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा के नाना साहब के लिए इस तरह का ट्रीटमेंट नाना साहब को ठीक नहीं लगता, इसलिए वह अलग अलग जगह पर इंफॉर्मेशन भेजता है और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का एक मेजर कॉज बनता है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का जो लास्ट
कॉज है एब्सेंटी सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश रूल। इसको समझने का ट्राई करते हैं। देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले तो ट्रेड के मनसे से इंडिया के अंदर आई थी, लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल पावर का एस्टेब्लिशमेंट भी इंडिया के अंदर करने लगे थे। लेकिन जैसे इंडियन टेरिटरी के अंदर अपना पॉलिटिकल पावर एस्टेब्लिश करने लगे थे, उसके बाद ये जो है डायरेक्ट जितने भी पैसे यहाँ से एक्सप्लॉयड, यहाँ से ड्रेन करते थे, उसके बाद ब्रिटेन ले जाते थे। सो इंडिया के लोगों को ये लगा, इससे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले जो मुगल एम्पायर या फिर उससे पहले जो डायनेस्टी थी, वे इंडिया के अंदर ही पैसे को निकालती थी और इंडिया के वेलफेयर के लिए लगाती थी। लेकिन लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, इंडिया से पैसा ड्रेन कर ब्रिटेन भेज रही है, जिसके कारण जितने भी इंडियन लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा खराब लगता है और यह फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का एक मेजर कॉज बनता है। तो यही था हम लोग का पॉलिटिकल रीजन। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो लेक्चर है, यह फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का पॉलिटिकल कॉज है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर, जिसमें हम लोग ये देखेंगे सोशियल रिलीजियस फैक्टर कौन कौन से थे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, और फिर इकोनॉमिक क्राइसिस क्या था जिसके कारण फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। तो थर्ड लेक्चर के अंदर इतना ही। पॉलिटिकल रीजन को यदि समझना है तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर को आप बिल्कुल सही तरीके से देख लीजिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा